हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत। देखिए जी, दो क्लासेस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हो चुके हैं। आज एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कहां चलते हैं सर, क्लास में और करते हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइएगा जी। देखिए, सबसे पहला काम करना है आपको, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना है। प्लस अगर कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप कर लीजिए। और हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो आज है पार्ट थर्ड। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसको देखिए जाके, उसमें भी आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, है ना। चलिए तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन कहता क्या है इसको देखते हैं। आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। अच्छा एक बात बताइए सर, मैकग्रेगर की जो थ्योरी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, क्या कहती थी सर? थ्योरी एक्स जो था वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखता था और थ्योरी वाई जो थी वाई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखती थी। थ्योरी एक्स कहता था कि भैया जो भी यहाँ पे काम करते हैं ना वर्कर्स, वो सारे डिसलाइक करते हैं काम को, मोटिवेट हमेशा नहीं रहते हैं, सेल्फ से काम को नहीं करते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली उनको काम कराया जाता है, ये सारी बात होती थी। और थ्योरी वाई जो कहती थी, उनका एजम्पशन था कि भाई साहब वर्कर्स को काम करना हो तो वो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, उनको किसी तरह के प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, वो इनोवेटिव में हमेशा सोचते हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, है ना, और सेल्फ डायरेक्टेड वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें ध्यान दीजिए, तो क्या कर रहा है, कह रहा है वर्क एज नेचुरल एज प्लेइंग। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जितना वो थ्योरी वाई ये कहता है कि वर्क नेचुरल एज प्लेइंग, है ना, जितना नेचुरल रह सकता है वो रहते हैं, कौन, एम्प्लॉय। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है पीपल वर्क फॉर मनी एंड सिक्योरिटी ओनली, ऐसा है क्या सर? ये वर्क फॉर मनी और सिक्योरिटी जो है थ्योरी एक्स का हो सकता है, तो नॉट एजम्पशन, यही एक एजम्पशन जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। कह रहा पीपल आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स व्हेन रिवॉर्ड्स एड्रेसिंग हायर नीड्स इन द प्लेस। तो ये बात बिल्कुल इसके लिए सही, यानी कि आपका थ्योरी वाई का एजम्पशन है। फिर कह रहा है पीपल आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क, ये भी बिल्कुल इसका क्या बोलते हैं, थ्योरी वाई का एजम्पशन है। तो पूछा है कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो सिर्फ यही है जो इसका एजम्पशन नहीं है कि भाई वो पैसे और मनी के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। थ्योरी वाई में लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं, है ना। चलिए तो आंसर हो गया आपका जी सेकेंड नंबर। चलिए अब उसके बाद चलें जी सर, देखिए उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है, which of the following theories support the hypothesis that the firm dividend policy has no effect on the value of its assets। तो बोल रहा भाई साहब ये बात कौन कहता है कि फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस पे, उसके एसेट्स पे। यानी कि सिंपल सीधी बात करें तो इररिलेवेंस थ्योरी की बात कर रहा है। इररिलेवेंस थ्योरी कौन दिया था? वैसे तो हम लोग जानते हैं मोदी, गिलानी एंड मिलर थ्योरी जो है वो इररिलेवेंस थ्योरी की बात किया था, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में फाइनेंस का सेकंड ये कराया ना, सेकंड रिवीजन सीरीज। तो सेकंड रिवीजन में मैंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा, उसमें मैंने बताया है ये चीज, तो आप उसको देखिएगा। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? वॉल्टर मॉडल में थोड़ी सी चर्चा इसकी कर देता हूं। वॉल्टर मॉडल बेसिकली कहता है कि भैया आपका डिविडेंड पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ता है, तो उन्होंने 3 चीज की वो बात करता है। ये और गॉर्डन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं लिख देता हूं उसको। आर अगर कई से बड़ा है, आर छोटा है कई से, और आर अगर बराबर है, ठीक है, कई के। तो फर्स्ट और सेकंड मॉडल की बात करें तो बोलता है कि भैया अगर आर वो रेट होता है जो कंपनी कमाती है, कई वो रेट होता है जो शेयर होल्डर कमाता है, तो अगर कंपनी ज्यादा कमाती है शेयर होल्डर से तो 100% रिटेन करके कंपनी को रखना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 0% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फर्म जो है वो ग्रोथ फर्म कहलाती है। ये बात अभी पहला वाला में। दूसरा बोला कि अगर फर्म कम कमाती है और शेयर होल्डर ज्यादा कमाता है तो भैया डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 100%, और रिटेंशन रेशियो क्या होना चाहिए? 0%। क्यों? क्योंकि सर ये डिक्लाइनिंग फर्म है,
फर्म डिक्लाइन कर रही हो तो भाई शेयर होल्डर को पैसा दे दो। उसके बाद है आर बराबर के। तो भैया ये वॉल्टर मॉडल ये कहती है कि भाई साहब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप चाहे डिविडेंड दो या ना दो। तो ये थी वॉल्टर मॉडल। लेकिन बस गॉर्डन मॉडल में सिर्फ एक चेंज है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एकदम सेम वॉल्टर मॉडल की तरह ही कि ग्रोथ फॉर्म और डिक्लाइनिंग फॉर्म है। लेकिन जो लास्ट वाला है R इक्वल टू के, यहाँ वॉल्टर ने कहा मे या मे नॉट, लेकिन गॉर्डन ने कहा बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, अभी तुम मेरे इतना कमा ले रहे हो, कंपनी को ऐसा कह रहे हो शेयर होल्डर के तौर पर कि भैया तुम अभी मेरे इतना कमा रहे हो सकता है तुम मेरा पैसा और डुबा दो फ्यूचर में, भैया तुम जितना कमा रहे हो उतना हम भी कमा रहे हो, तो क्या करो हमको अभी ही वापस कर दो, हमको अभी पैसा दे दो। इसीलिए इसको बर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहते हैं। और बर्ड इन थ्योरी कहने का मतलब है कि बर्ड इन हैंड बेटर देन बुश, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, भैया चिड़िया कांटा में जाए उससे पहले अपने हाथ में ले लो। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो इसका आंसर 3rd नंबर होगा। मैंने बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने कराया है, उसमें आप जाके देखें आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, आइए देखिएगा क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग चार्ट। अब देखो एक चार्ट दिया गया है, ये खाने वाला चार्ट पकड़ा नहीं है ना, ये चार्ट ए और WXYZ दिया गया, बोला भाई साहब उसके नीचे एक्स काम कर रहे हैं, ये क्या है? क्या ये नैरो स्पैन है? नहीं सर, नैरो स्पैन नहीं हुआ, नैरो में तो छोटा रहता है, एक ही रहता है, नहीं ये तो नहीं होगा। क्या मल्टीपल लेवल ऑफ सुपरविजन है? बिल्कुल। क्यों? सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे प्रोडक्ट मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, रिसर्च मैनेजर है एंड फाइनेंस मैनेजर है, ये 4 मैनेजर है और उसके नीचे काम करने वाले ये लोग हैं। तो देखो हर मल्टीपल लेवल के सुपरविजन करने वाले लोग हैं ना, तो यही होगा मल्टीपल लेवल्स ऑफ सुपरविजन। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर में भी 1-2 लोग और होने चाहिए थे और उसके नीचे अगर आ जाता तो डिसेंट्रलाइजेशन होता। वाइड स्पैन भी नहीं होगा। चलिए, अब मल्टीपल लेवल ऑफ सुपरविजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा जी, कह रहा है द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर एक्सेप्ट। तो भैया कौन सा ऑडिट वर्किंग पेपर्स के फायदे हैं, थोड़ा देख लिया जाए, एक को छोड़कर। बोल रहा है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये सब, यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट बोला है ना, ये तो सही है इसके लिए, तो यहाँ इसके इस ऑप्शन के लिए इसको गलत मान लो। कह रहा है एडवांटेज कौन सा है? एक्सेप्ट छोड़कर, तो ये एडवांटेज है ना, हाँ बिल्कुल ये एडवांटेज है, तो इसके लिए गलत। एक्सेप्ट बोला है तो यानी कि कौन सा नहीं है उसको ढूंढना है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, बिल्कुल सही बात है ना, ये भी होगा। टू इंश्योर ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एट पर प्रोग्राम, ये बात भी सही है कि भैया जो ऑडिट वर्क है उसको हम लोग क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अनुसार लेके चला जा सके, तो ये तीनों बातें तो एडवांटेज है। लेकिन 4 देख लें, टू प्रोवाइड गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इश्यूज, क्या बात कर रहे हो सर? एक जैसे इश्यू पर अगर आप, ये ऑडिट के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब ऐसा ऑडिट ऐसा चीज है, बीवी और ऑडिट को सेम समझो, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक वो सही ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सिमिलर इश्यूज पे आप कभी भी सेम गाइडिंग नहीं दे सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो आंसर आपका हो गया जी 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि क्या कहता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज द बैंक नॉट एक्टिंग एज ए होल्डर फॉर वैल्यू व्हेन इट कलेक्ट्स a check for 5 lakhs on behalf of ABC company who is the bank customer। तो देखो बैंक का कस्टमर है ABC और चेक बोल रहा है कि भाई साहब बैंक कब चेक को होल्डर नहीं मानेगा कि भाई चेक ये तुम्हारा है नहीं मानेगा। जैसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बैंक ABC कंपनी का जो बैंक का ग्राहक है की ओर से 5 लाख का चेक एकत्र करते समय मूल्य के धारक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, कब नहीं करेगा बैंक बताओ। तो क्या वो काम तब नहीं करेगा जब बैंक लेंड्स 4 लाख टू एबीसी कंपनी ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द चेक एंड बिफोर द चेक इज क्लियर्ड। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 4 लाख का काम है, तो ये तो गया। कह रहा बैंक पे 4.5 लाख टू एबीसी कंपनी बिफोर द चेक हैज बीन क्लियर्ड,
तो भाई साहब चेक क्लियर करने से पहले अगर इसको पे कर दिया तो भी ये काम नहीं करेगा। 4.5 लाख का क्या था, एबीसी द बैंक अप्लाइज 3.5 लाख टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट एबीसी कंपनी बिफोर द चेक इज क्लियर। चेक क्लियर होने से पहले 3.5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट गया, फिर भी 1.5 लाख रुपए बचा हुआ है तो पर भी कुछ नहीं बोल सकेगा, तो ये गलत। कह रहा था बैंक क्रेडिट्स 5 लाख टू द अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी। हाँ अब ये बात समझो कि भैया तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख वो बैंक भेज दिया, आफ्टर द अमाउंट रियलाइज्ड, जब बैंक में तुम्हारा अकाउंट ऑलरेडी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 5 लाख, तो फिर वो चेक का क्या करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा रहेगा तब ना चेक बनवाओगे जी, नहीं रहेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चले जी सर। चलिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई, बताओ बताओ भाई साहब। नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहां पे आप काम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह करते हैं, सारा काम फॉर्मल में होता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा साइड हटके जब आप थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो मेंटली फ्री होने के लिए थोड़ा एक क्लब गेम्स का पार्ट ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है। और जब तक वहां जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, वहां जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं, वहां कोई फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल नहीं है ये ध्यान रखना। इनफॉर्मल घर वाला फ्रेंडशिप हो जाएगा कि जॉब से बाहर, लेकिन यहां जॉब के अंदर ही, जैसे तुम ऑफिस गए और ऑफिस जाते के टाइम में 8 घंटा काम कर लिया, बोला यार अब तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब तो हम जाके थोड़ा सा खेल के आते हैं, लूडो चेस या फिर कैरम खेल के आते हैं, थोड़ा सा कुछ और करके आते हैं और वहां तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल आपका ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए अब इसका ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है अ ग्रुप और एन और एसोसिएशन ऑफ पीपल एट वर्क व्हिच इज स्पेसिफाइड इन द ब्लूप्रिंट और ऑफिशियल चार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बात फॉर्मल की, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अ टास्क ग्रुप और कमांड ग्रुप विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात है। कह रहा क्लब और फ्रेंडशिप ग्रुप विद इन अ फॉर्मल, हाँ ये बात सही है क्योंकि क्लब या फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कह रहा है 4 नंबर देख लीजिए भी, स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स बियरिंग ए डेफिनिट अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डेजिग्नेटेड टू अचीव द, भाई ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर इज 3rd, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलें सर, बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हम कहां मना कर रहे हैं आपको चलने के लिए। कह रहा है द इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सिंपल एंड स्ट्रेट रिलेशनशिप, सर कभी नहीं हो सकता। सिंपल इंटर रिलेशनशिप नेटवर्क कभी नहीं हो सकता। रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड टू गॉसिप, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। यहां होता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, है ना, क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप स्मॉल स्मॉल नेटवर्क का। भाई साहब 4 लोग मिलेंगे बतियाएंगे फिर उसी में झगड़ा करेंगे, फिर अरे यार वो उसका ये कर दिया वो उसका कर दिया, वो वाला बात होता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलें। कह रहा है टेन्योर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट डेट से ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर जो है उसका टेन्योर कितना होता है, बोलता है कब कब वो उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहला अपॉइंटमेंट आप कर लिया ऑडिटर का तो उसका फाइनल आपका कब वो रिटायर कर जाएगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है, रिटायर कर जाएगा मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से। कह रहा था कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, द कंक्लूजन ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग, नहीं स्टैट्यूटरी मीटिंग संवैधानिक मीटिंग में इसका कोई मतलब नहीं है। द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग यही होगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन जब होगा, जब खत्म हो जाएगी तो इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ हिज रिमूवल से कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलें। चलिए सर, कह रहा था गोल इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड टू शो हाउ ग्रुप फीडबैक हेल्प अ पर्सन टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो बोला गोल क्या है, डेमोन्स्ट्रेट, द गोल ऑफ इज टू डेमोन्स्ट्रेट करना द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन का क्या, सेल्फ डिस्क्लोजर, टू शो हाउ ग्रुप फीडबैक कैसे हेल्प करता है ग्रो करने में पर्सनली और प्रोफेशनली। देखिए जी इस तरह की चीजों को बोलते हैं जोहरी विंडो। जोहरी विंडो एक कंसेप्ट है, देखिए आइए आपको दिख रहा हो, देखिए पहले बता देता हूं। कह रहा जोहरी विंडो इज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बायस दैट कैन हेल्प इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, खुद को बढ़ाने में, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
others। कह रहा है इट इज द क्रिएशन ऑफ टू साइकोलॉजिस्ट, दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम, हु नेम्ड द मॉडल बाय कंबाइनिंग देयर फर्स्ट नेम, और इन्होंने अपना पहला नाम को मर्ज कर दिया और दे दिया। कह रहा है इट इज कंपोज 4 क्वाड्रेंट्स इन विच द पीपल यूजिंग द फ्रेमवर्क कैन आइडेंटिफाई व्हाट दे नो अबाउट देमसेल्व्स। तो बोल रहा है ये 4 क्वाड्रेंट्स में फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, जिसमें बताता है कि भैया पीपल क्या अपने बारे में जानते हैं, एंड व्हाट अदर पीपल अब नो, और लोग उनके बारे में क्या जानते हैं। तो ये 4 मॉडल है, देखिए एक तो है ओपन एरिया, एक है ब्लाइंड एरिया, एक है हिडन एरिया, एक है अननोन एरिया। तो जो बोल रहा है ओपन एरिया मतलब एनीथिंग यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड आर विलिंग टू शेयर विद अदर्स। बोल रहा है ओपन एरिया का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, है ना, और आप क्या बताना चाहते हैं। ब्लाइंड एरिया मतलब एनीथिंग जो आप कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में, है ना, और दूसरे के एंड बट दैट अदर्स हैव बिकम अवेयर ऑफ, और जो लोग दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं। तो ओपन एरिया जो आप खुद जानते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। ब्लाइंड एरिया जो आपको नहीं पता है और आप दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं। हिडन एरिया एनीथिंग यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड आर नॉट विलिंग टू शेयर विद अदर, और कुछ हिडन एरिया का मतलब होता है भैया कुछ आप जानते हैं अपने बारे में और उसको शेयर करना पसंद नहीं करते। कुछ होती है ना सबके अंदर की होती है, भाई हमको नहीं शेयर करना, ये हमको पता है अपने बारे में। और होता है अननोन एरिया मतलब एनी एस्पेक्ट्स अननोन टू यू एंड और एनीवन एल्स, कोई ऐसा पहलू जिसपे आप भी नहीं जानते अपने बारे में और लोग भी नहीं जानते, ठीक है, अननोन है। तो ये 4 एरिया पे इन्होंने बात किया, इसीलिए इसको बोलते हैं जौहरी विंडो। अब ये बात टोटल अपने लिए है कि ना किसी कोई भी सेल्फ अपने बारे में कैसे जान सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। आइए, कह रहा है डैश इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड वाया इंटरवेंशन ऑफ ए थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो भाई साहब ये कंसिलेशन, वॉलंटरी, क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग, सर ये तो नहीं, ये भी नहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब तीसरा का हस्तक्षेप जो है ना वो निर्णय, डिसीजन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा जी एडजुडिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टीज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग सर 2 ही पार्टीज होता है, इसमें सोचना क्या है ना, एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चले जी सर, क्वेश्चन नंबर 12 में आइएगा जी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा था कैश बैलेंस इज जनरली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, Which among the following is true with regard to verification of cash? कैश को वेरीफाई करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कैश विल हैव टू बी वेरीफाइड इफ only if control risk is assessed as high। नहीं सर ये बात नहीं होगा। The cash balance needs to be audited if the balance is overdraft। overdraft balance है तो इसको वेरीफाई क्यों करेंगे भाई, ये भी गलत। Cash is always material as materiality is a qualitative concept। हाँ तो कैश को हमेशा मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं और क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। कैश इज इमटेरियल नहीं, मटेरियल है। तो चलिए आंसर हो जाएगा जी आपका 3rd। उसके बाद क्या है, कह रहा है केयरफुली रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक दे प्रेजेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है उसको प्रेजेंट करना बोला। भाई साहब आप स्टेटमेंट से बताइए क्या सही हो सकता है। चलिए है ना, चलिए आइए, कह रहा है पहला स्टेटमेंट, इट इज नॉन एज अकोमोडेटिंग द कंसर्न ऑफ अदर पीपल देन वंस ओन कंसर्न इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बोल रहा है दूसरा का छोड़कर अपना ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट until the other party is a better position to push back। तो बोल रहा भाई साहब ये ऐसा है कि टेम्पररी रिलीफ आपको दे देगा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे। तो पहला अकोमोडेटिंग कंसर्न और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या करेगा सर, टेम्पररी रिलीफ दे देगा, है ना, कुछ टाइम के लिए। इन दोनों को कहते हैं स्मूथिंग। आइए देखिए, कह रहा है दिस स्ट्रेटेजी आल्सो नोन एज स्मूथिंग। अकोमोडेटिंग की बात कर रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है, अकोमोडेटिंग। इन्वॉल्व्स वन पार्टी accusing giving opposing party exactly what it needs to resolve the problem। बोल रहा है सामने वाले पार्टी को वही चीज दे देता है जो उसको जरूरत है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड दिस मेथड इज methods allow you to resolve a problem in a short term while work towards a long term solution। तो बोल रहा भाई साहब जब आप लंबे समय के लिए काम कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए ये अकोमोडेटिंग है या फिर स्मूथिंग है। तो यही बात यहां भी कह रहा है, देखो कि टेम्पोररी रिलीफ के लिए बात किया ना तो शॉर्ट टर्म टाइम हो गया, तो ये स्टेटमेंट बात दोनों स्मूथिंग की कर रहा है। चलिए
उसके ये देखिए 5 तरह के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं। तो पहला है फोर्सिंग, कह रहा है यूजिंग फोर्सिंग अथॉरिटी द अदर पावर यू पोजेस टू सेटिस्फाई योर कंसर्न विदाउट रिगार्ड द कंसर्न ऑफ द पार्टी दैट यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद। अब देखो ये पहला स्ट्रेटजी जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, ये कह रहा है फोर्सिंग, मतलब जबरदस्ती अपना वाला चीज थोप देना, है ना, सामने वाला मत सुनो थोप दो, ठीक है, जबरदस्ती, क्योंकि तुम पावर में हो इसीलिए, तो इसको बोलते हैं फोर्सिंग। अकोमोडेटिंग तो बताएं कि सामने वाला पार्टी को आप सेटिस्फाई करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, अपना वाला चीज को देखे बिना। अवॉइडिंग होता है नॉट पेइंग अटेंशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू रिजॉल्व। तो बहुत सीधा सीधी भाई अवॉइड कर रहा है, जो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो अवॉइड कर रहा है। पांचवा जो मैनेजमेंट टेक्निक है इसको कंप्रोमाइजिंग बोलते हैं। कंप्रोमाइजिंग मतलब दोनों मिलके, है ना, रिजॉल्व कर लेना प्रॉब्लम को, और कोलैबोरेट मतलब दोनों मिलके ये चला लेना, काम चलाना। किसकी बात, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहां आएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अंडर द डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप द लीडर गाइड्स एंड प्रोटेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड अज्यूम द फादरली फंक्शन, मतलब पैतृक संपत्ति की तरह वो। तो सर पैटर्नलिस्टिक हो जाएगा, पैटर्न वाला, पैटर्नलिस्टिक हो जाता है पैतृक, और मैटरनलिस्टिक हो जाता है सर मम्मी के साइड वाला, नहीं इसको मातृक बोल सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत, डेमोक्रेटिक लेजर-फेयर बेनेवोलेंट, ये गलत, आंसर इज पैटर्नलिस्टिक। चलिए नेक्स्ट चलें, जी सर चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नो फैक्टर्स इज नॉट ट्रू, द परसिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन इंडियन ट्रेड यूनियन। तो इंडियन ट्रेड यूनियन में जो आउटसाइड लीडरशिप है उसकी क्या परसिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है द रोल ऑफ द स्टेट एंड इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ पॉलिटिशियंस। सर ये तो सही है आई थिंक, है ना, ये क्या है, ये सही है। कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। कहता है रिलेटिव इमैच्योरिटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कह रहा है इंक्रीज लिटरेसी एंड एनहांस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस among the industrial workers to adhere to administrative laws, standing orders and collective agreements। क्या ये बात सही है, बताओ तो तुम दिल से बोलना, नहीं ये गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा। चलिए द स्मॉल बेस ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन इन देयर पुअर फाइनेंशियल, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए इसका आंसर गलत होगा। नॉट ट्रू पूछा ना, बोल रहा है प्रशासनिक कानूनों में पालन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के बीच साक्षरता में वृद्धि और भाषाई क्षमता में वृद्धि, ये किया था क्या कभी, सर ये गलत है, कभी नहीं किया था ये, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन में उतना मतलब रहता है काम से लो और काम करो और पैसा लो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कह रहा था फंक्शन ऑफ द स्टाफ इन अ लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू, अरे भाई स्टाफ और लाइन का काम क्या था, स्टाफ का काम था सिर्फ एडवाइस देना, और लाइन का काम था मेन अथॉरिटी, उसको काम एडवाइस लेके काम करना। तो यहाँ पूछा है स्टाफ का क्या रोल है एक लाइन में, एडवाइस द लाइन, तो पहला वाला तो ये ऑप्शन है भाई, कई दिमाग लगा रहा है। चलो एडवाइस द लाइन, लाइन को एडवाइस देना, ये अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैंने पढ़ाया है। चलिए क्या है, इट डैश इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड स्पिरिट द कॉर्स एंड इमोशनल फोर्स एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ ग्रुप एंथुसियाज्म टुवर्ड्स वर्क एंड टास्क, इसको बोलते हैं जी मोरल। वर्कर्स की मोरल को बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। किसने बोला था बताओ, बिहेवियरल थ्योरी है, याद रखना, अल्टन मायो। चलो नेक्स्ट, which of the following process can be termed as holder in due course। भाई साहब होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है, सर होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि जो आपको टाइटल मिला है वो धोखे से मिला है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। हम ए था बी था, ए कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा उसके साथ, ठीक है, वो इसके नाम पर लिखा गया, ठीक। अब ए को पता भी नहीं चला और क्या करा, किसी ने ढाप के ले गया और रख दिया। जैसे आगे देखो इसमें आपको लिखा हुआ है, मैं इसमें आगे क्लियर करता हूं। कह रहा है ये पहले इसको मैं लिखा, ये देखो कह रहा अ पर्सन हु टेक्स एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस दैट इट इज डिफेक्टिव और ओवरड्यू। क्या है मतलब, बोला एक पर्सन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखता तो सही है, लेकिन विदाउट नोटिस क्या करता है, वो ले जाता है उस चीज को, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ये देखे हुए कि भाई ओवरड्यू है या डिफेक्टिव है। तो ये इसीलिए बोलता है, देखो आ जाओ क्या कह रहा है, अब यहाँ पे पढ़ो।
कह रहा है राम इज होल्डिंग ए चेक इंडोर्स्ड टू इन हिज फेवर बाय श्याम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, श्याम हैड फॉरगॉट द सिग्नेचर। अब भाई साहब सिग्नेचर ही भूल जाएगा तो कहां से चेक सही होगा, तो गलत। दूसरा है राजन इज होल्डिंग ए चेक इंडोर्स्ड टू इन फेवर टू बाय साजन इन रिटर्न फॉर द गुड्स सोल्ड टू राजन टू साजन, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां तक तो ठीक। कह रहा साजन हैड ओरिजिनली स्टोलन द चेक, ये देख लो नालायक, यहां तक तो ठीक था कि भाई राजन होल्डिंग कर रहा था चेक साजन का जो गुड्स लिया था उसके बिहाफ में, लेकिन साजन हैज ओरिजिनली स्टोलन द चेक फ्रॉम हिज बॉस बट राजन इज अनअवेयर ऑफ दिस। तो इसी को तो होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स कहते हैं भाई। यही तो है कि भाई साहब पत्ता भी नहीं चलेगा, अभी बताया ना, और उठा के लेके भाग जाएगा, चोरी करके भाग जाएगा, इसीलिए बोलते हैं होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स। बाकी थर्ड, शैलजा इज होल्डिंग अ चेक इंडोर्स्ड इन हर फेवर बाय राधा एज अ गिफ्ट, तो गिफ्ट में चेक नहीं दिया जाता। अनिल इज होल्डिंग अ चेक दैट ही हैज स्टोलन फ्रॉम बसंत, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हो गया 2। नेक्स्ट चलें, कह रहा था टू डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर। भाई साहब इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, फ्रिक्शन कोलैबोरेशन होता है तो फ्रिक्शन नहीं, कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंजक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे कोऑपरेट भी करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। चलिए इन ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट आर इग्नोर्ड, नहीं सर, एडेड टू कॉस्ट प्रॉफिट, हाँ कॉस्टिंग प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो किससे कंसर्न्ड है, तो सर ये जो पर्सोनियल डिपार्टमेंट, सॉरी पर्सनल है, पर्सोनियल डिपार्टमेंट, तो वो है स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, रिवॉर्ड नहीं। चलो अब आ जाइए, कहता है गंगाराम ऑन ए हाउस एट कोची, कोची में हाउस लिया, कंप्यूट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द हाउस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो यार इसको, ये जब क्वेश्चन आएगा ना अंदर से मन मचलना चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है, बस देख के आंसर बता सकते हो। कैसे, इसका काम क्या है, बोला कि देखो इसको बनाने के लिए बस कुछ नहीं देखना, देखना क्या कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में ज्यादा कौन, सर फेयर रेंटल वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आ जाएगा 2,40,000, इसको बोलोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या बोलोगे, अब कुछ भी बोल लो, हालांकि आंसर पूछता है तो वो दूसरा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये 2,40,000 में बोला कि क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू में कौन ज्यादा है, सर ये 2,40,000 फेयर रेंटल वैल्यू बोला, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होता, तो फिर भाई साहब स्टैंडर्ड रेट ही सबसे मस्त चीज हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट जब दिया हो तो भाई म्युनिसिपल और फेयर रेंटल का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि म्युनिसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट हो गया है। अब दोनों में ज्यादा काहे के लिए देखेंगे जब स्टैंडर्ड रेंट ही दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेट क्या, स्टैंडर्ड रेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, जब भी आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हो तो एक्सपेक्टेड रेंट वही हो जाता है, ठीक है जी। अब जब आप बोला क्या कि स्टैंडर्ड रेंट और जो एक्चुअल रेंट है उसमें से जो हायर होगा उसको आप क्या मान लीजिए, तो उसको मान लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो भैया 2,34,000 2,16,000 में बड़ा कौन, सर 2,34,000, आंसर सिंपल है। तो इसको देख के बता सकते हैं, क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में बड़ा कौन, सर फेयर रेंटल वैल्यू, लेकिन बोला है नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं, तो 2,34,000 हो जाएगा, 2,34,000 को बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से बड़ा कौन, सर 2,34,000, वही हो जाएगा इसका आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो कह रहा है अ बिल विच इज पेबल बाय द ड्रॉई ऑन द मैच्योरिटी डेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड यूजेंस बिल, है ना, इसको बोलते हैं यूजेंस बिल। आओ कुछ बिल्स के टाइप्स हैं, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए, है ना। चलो क्या कह रहा है, एक है इनलैंड बिल, डोमेस्टिक बिल, है ना। क्या कहता है, बिल्स ड्रॉन एंड पेबल विद इन द इंडिया एज वेल एज बिल्स ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रिसाइडिंग इंडिया। तो जो पर्सन इंडिया के अंदर रह रहा है, ड्रॉन और पेबल दोनों इंडिया के अंदर हो रहा है, इसको बोलते हैं इनलैंड बिल या डोमेस्टिक बिल, ठीक है। फॉरेन बिल बोलते हैं जो बिल बाहर लिखा गया हो इंडिया के, कह रहा है ए बिल विच इज ड्रॉन एंड मेड पेबल इन फॉरेन कंट्री और ड्रॉन ऑन ए पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन फॉरेन कंट्री,
जो पर्सन फॉरेन में रह रहा हो या फॉरेन के लिए लिखा हुआ बिल, फॉरेन बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द अमाउंट इन द बिल अटैच विद द बिल। तो डॉक्यूमेंट्री बिल उस बिल को बोलते हैं जो डॉक्यूमेंट जो भी अमाउंट हो उस बिल का वो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच हो। क्लीन बिल बोलते हैं बिल विच डज नॉट कैरी एनी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो उसको क्लीन बिल बोला जाता है। डिमांड बिल क्या होता है सर? डिमांड बिल बोलते हैं विच इज पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे पेबल होता है ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, जब बिल का प्रेजेंट करना हो। टाइम बिल या यूजुएंस बिल क्या बोलते हैं? बोला इट इज ड्रॉन एंड पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, जब कोई स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाता है तब हम इस बिल को ड्रॉन करते हैं। यूजेंस बिल इज आल्सो नोन एज टाइम बिल, तो यूजेंस बिल को टाइम बिल बोलते हैं और यही बिल है। अकोमोडेशन बिल होता है, फिक्टिशियस बिल और काइट बिल बोलते हैं। कह अकोमोडेशन बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर दी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फंड बाय द डिस्काउंटिंग बिल। अब देखो अकोमोडेशन बिल होता है, डिस्काउंटिंग बिल को बोलते हैं, बस बात खत्म। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बिल विच इज पेबल बाय द ड्राई और मैच्योरिटी डेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो सर्टेन पीरियड के बाद वही ना यूजेंस बिल था ना, ये देखो यूजेंस बिल में क्या बोला कि स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जब एक्सपायरी हो जाता है तो हम उस बिल को निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलें सर, बिल्कुल चलिए। कह रहा था डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें सर, बिल्कुल चलिए आइए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू अ बैंकर मेकिंग ऑन ए चेक। तो बोल रहा है आप निम्नलिखित में से किस प्रकार में लिखित अधिनियम चेक के भुगतान करने वाले बैंकर्स को सुरक्षा देता है। आइए तो क्या क्या बोलता है देखते हैं, है ना। कह रहा है द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ चेक ऑन विच द कस्टमर सिग्नेचर इज फॉरगेट एंड द कस्टमर इज अनअवेयर। ये भाई साहब ये कैसे दे देगा इसको बताओ, नालायक को, जब फॉर्जरी काम कर रहा है। द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट द चेक विच हैज बीन मटेरियली ऑल्टर्ड एंड द अल्टरेशन इज विजिबल और नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय द कस्टमर इनिशियल। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। कह रहा था पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस अगेंस्ट द चेक। देखो ये बात है, पेमेंट गुड फेथ में जा रहा है और विदाउट नेग्लिजेंस, बिना इग्नोर किए हुए। व्हिच हैज बीन मटेरियली ऑल्टर्ड बट द अल्टरेशन इज नॉट अपरेंट, मतलब अल्टर किया गया अल्टर बट दिख नहीं रहा है, तो ये चेक चल जाएगा। कह रहा था पेमेंट ऑफ कैश इज टू एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हु कंपनीड द कस्टमर टू द कस्टमर ऑफिस बट एब्सकॉन्ड विद द मनी बिफोर रीचिंग द कस्टमर ऑफिस। तो भाई साहब एब्सकॉन्ड हो गया पहुंचने से पहले, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आइए कह रहा है इट इज अनसिक्योर्ड बोरोइंग अरेंजमेंट बिटवीन आरबीआई एंड ये। अरे भाई अनसिक्योर्ड थोड़ी है, ये सिक्योर्ड है, यही तो है, यही गलत है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट इन ड्यू कोर्स बाय द बैंक। अब बैंक के बाद में मतलब कौन सा बैंक द्वारा भुगतान नहीं माना जाता है, किसको। तो आइए देखते हैं, जो पेमेंट आपके किस में किया गया हो। द पेमेंट इज मेड टू पर्सन नॉट पोजीशन इन द इंस्ट्रूमेंट बट टू एन अनकनेक्टेड पर्सन। भाई साहब इसको कैसे मान लोगे आप, अच्छा पेमेंट, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सॉरी यही आपका सही हो जाएगा। इसके लिए इसी को पेमेंट नहीं माना जाता। बाकी पेमेंट गुड फेथ में हो तो माना जाएगा, पेमेंट अगर विदाउट नेग्लिजेंस हो तो माना जाएगा, पेमेंट अगर अकॉर्डिंग टू द अपरेंट टेनर हो इंस्ट्रूमेंट का तो भी माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना थोड़ा अजीबोगरीब है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। कह रहा है एज ऑन March 31 द करंट एसेट्स ऑफ XYZ लिमिटेड 5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कोर करंट एसेट्स। कितना है भाई साहब? सर ये है आपका 2 लाख रुपया। एंड द करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स stood 1,50,000। तो जो अदर बैंक बोरोइंग जो है वो 1.5 लाख का है। द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर द मेथड थर्ड ऑफ टंडन कमेटी रिकमेंडेशन ही। देखो 3 रिकमेंडेशन दिया है इस कमेटी ने, पहले इसको देख लो फिर इसको हम लोग बनाएंगे उसके हिसाब से। देखो ये फर्स्ट मेथड है, मैं ये नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा ये आपके लिए है, मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूं कि क्या कह रहा है। पहला मेथड कह रहा है करंट एसेट्स टोटल जो रिक्वायर्ड बाय द बोरोवर, वो जितना भी अमाउंट हो उसमें से करंट लायबिलिटी को क्या करिए आप घटा दीजिए, उसको वो निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप
और उसके बाद लेस कर दिए 25% जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आपने बोरो किया उसको, और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग, ये निकालने बताता है एक्चुअली कि ये जो टंडन कमेटी है ना, ये लैंडिंग नॉर्म्स के लिए बना था कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना कर सकती है, कि बैंक को परमिशन कितना है कि वो मैक्सिमम फाइनेंस कर पाए, उसके लिए ये रूल है। तो तीनों मेथड अलग अलग तरीके से निकाला है, यहां सेकंड मेथड पूछा है, तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। आप आइए, फर्स्ट वाला तो मैंने बता दिया, अब सेकंड मेथड पे आइए। हाँ, ये सेकंड मेथड, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल करंट एसेट्स यहां पे दिया हुआ है कितना, 5 लाख। ध्यान देखिएगा, लेस करना है 25% टू बी प्रोवाइडेड बाय दी बोरोवर। सर 25% कितना हो गया, हाँ 25% देखिए जो बोरोवर प्रोवाइड किया है, तो 1,25,000 हो गया, ठीक है, और उसमें से बच गया 3,75,000, ठीक है जी सर। लॉन्ग टर्म फंड कितना था, चलिए फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ ठीक है, 5 लाख रुपया क्या था आपका करंट एसेट्स, कोर करंट 2 लाख, और बैंक बोरोइंग, अदर बैंक बोरोइंग 1.5 लाख रुपया आई, ठीक है। चलिए ठीक है, करंट लायबिलिटीज 3,75,000, लॉन्ग टर्म फंड 2 लाख, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,75,000, एक मिनट, लायबिलिटी डेट कितना है यहाँ पे, ओ 1.5 लाख लायबिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, आइए 1.5 लाख, ये देखिए 1,50,000, अब ये बचा 2,25,000, ठीक है, पक्का ये है ना। टोटल करंट एसेट्स हो गया आपका ये, ठीक है। 25% जो आपको प्रोवाइड करना था थ्रू लॉन्ग टर्म्स, ये भी ठीक। करंट लायबिलिटी इतना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक तो 1,25,000, एक पे रुक जाओ यार, ओ शिट, वही मैं सोच रहा हूं, एक मिनट, अरे यार शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेथड थर्ड पूछा है और मैं मेथड 2 में काम कर रहा हूं, तो इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, वही मैं सोच रहा हूं गड़बड़ी कहां हो रही है। चलो मेथड थर्ड में चलते हैं ना। अब देखो टोटल करंट एसेट रिक्वायर्ड बाय द बोरोवर कितना है जी, 5 लाख, ठीक है। कोर करंट एसेट्स कितना मान लिया गया, लेस कर दें कोर करंट एसेट्स, सर 2 लाख का होगा। अब देखना फटाक से आंसर आएगा, तो कितना बचा यहां 3 लाख रुपया, यही होगा ऊपर देख लेना। अब 25% जो है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए बोरोवर के द्वारा दिया गया है, तो 25% कितना 75,000, जी सर 2,25,000 हो गया, क्या 2,25,000 जो बैलेंस बचा उसमें से करंट लायबिलिटी कितनी थी 1,50,000, जी सर। अब उसके बाद 75,000 रुपया आपका क्या हुआ, यही हो गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग। उसका भी आंसर आएगा, उसका थोड़ा कम आएगा, ये सेकंड मेथड है ना, तो इसका भी आंसर आएगा, लेकिन क्या है ना कि सेकंड मेथड आपसे पूछा नहीं तो आप मत देखिए। सेकंड मेथड में ये सिंपल बोला है कि टोटल करंट एसेट लीजिए, उसमें से 25% प्रोवाइडेड करिए, जो बोरोवर आप उधार जो लिए उससे लॉन्ग टर्म फंड से, उसमें से लेस कर दीजिए करंट लायबिलिटी और निकल जाएगा फिर क्या आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग। तो ये बात हो गई आपकी जी थर्ड मेथड में, ठीक है, सॉरी सेकंड मेथड में। और थर्ड मेथड में ये सिंपल चीज है, इसमें बोला कि करंट एसेट लीजिए, उसमें से कोर करंट एसेट्स को माइनस कीजिए, बैलेंस निकल जाएगा, उस बैलेंस के बाद 25% जो लोन आपने लॉन्ग टर्म फंड से लेकर उसको हटाइए, तो बैलेंस बचेगा, और बैलेंस में से फिर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग, कि भैया इतना बैंक से आप पैसा ले सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, देख लीजिए 75,000, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 29, कह रहा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर
तो ये क्या होगा, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? नहीं सर, हाउस होल्ड फर्नीचर को बेच रहे हैं तो घर का ये चीज है, इसलिए इसको ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होगा, कैपिटल गेन में नहीं होगी, क्योंकि टैक्स फ्री है, ये एग्जम्प्ट है। तो ये आंसर हो जाएगा नॉट टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन। अब आ जाइए, कह रहा ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? ऑडिटर रिपोर्ट का डेट क्या नहीं होना चाहिए? आइए, द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, द डेट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाँ ऑडिटर रिपोर्ट का डेट क्या नहीं होना चाहिए? तो एनुअल जनरल मीटिंग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है? लेटर देन द डेट विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड, ये तो हो ही सकता है, तो ये भी इसके लिए गलत। अर्लियर नहीं होना चाहिए, अर्लियर देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर अप्रूव्ड मैनेजमेंट। आप देखो यार, मैनेजमेंट जो चीज आपको अप्रूव करके दिया उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट का डेट आप दे दोगे, तब तो धोखा वाला बात हो जाता है ना। तो ऑडिटर क्या करता है, बाद में मैनेजमेंट के सारा चीज देने के बाद ऑडिटर का रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये अर्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही होता अगर नॉट लिखता, अगर नॉट लिख दिया तो अर्लियर नहीं होना चाहिए। पहले रिपोर्ट का डेट कभी भी पहले नहीं आना चाहिए, मैनेजमेंट के डिसीजन के बाद भी ऑडिट का रिपोर्ट मिलना चाहिए। चलिए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, और आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।